नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल क्लास 3 पढ़ेंगे। इसमें हम भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश में भी पश्चिमी मरुस्थल को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के भूगोल की 2 क्लासें अपलोड की थी, उसमें आप सभी का बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा। इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे हम? पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, इससे पहले जब भौतिक प्रदेश शुरू करा मैं आपको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूवैज्ञानिक समय सारणी और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रो दूंगा, क्योंकि इसमें जैसे हम पढ़ेंगे कैम्ब्रियन काल, ठीक है, पर्मो कार्बोनिफेरस काल, क्रिटेशियस काल, ठीक है, और टर्शियरी प्लेस्टोसिन काल, ये जब पढ़ेंगे तो ये क्या एक टर्मिनोलॉजी हमारे लिए काफ़ी नई है। ठीक है, इसको एक ब्रीफ में हम समझेंगे। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को इसलिए समझेंगे क्योंकि अब हमारे जैसे पश्चिमी मरुस्थल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं 33 सागर क्या है, ठीक है, अरावली का निर्माण जो हुआ जो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, ठीक है, और 33 सागर के स्थान पे जो मरुस्थल है, तो इन सभी जो टर्मिनोलॉजी इसको समझने के लिए हम ब्रीफ में जियोलॉजिकल टाइम स्केल और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जीटीएस के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है हमेशा से ऐसी नहीं थी। ठीक है, जैसे आज हम जिस रूप में देखते हैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। ठीक है, आज से ऐसा माना जाता है कि कम से कम 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद जो पृथ्वी की उत्पत्ति है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी जब वास्तव में पृथ्वी का उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी जो थी रहने लायक नहीं थी। यहाँ पे जो बिल्कुल ही जो लावा का अंगार टाइप इसका लैंडफॉर्म था। ठीक है, महाद्वीप नहीं थे, महासागर नहीं थे, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस समय इसमें क्या किया जाता है कि जो आज से जो समय है उसको स्टडी के लिए जैसे बैकवर्ड में जाना पड़ता है। ठीक है, आज जो भी वर्ष है, जैसे वर्तमान में हम पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसे आज से 10,000 साल पूर्व, 10,000 साल पूर्व, आज से 1,00,000 साल पूर्व, या आज से 1 करोड़ साल पहले, इस तरीके से हम पृथ्वी के जो भूगर्भीय इतिहास है पृथ्वी का उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें पृथ्वी का भूगर्भीय जो इतिहास है उसको समेटा गया है इयोन्स में, एराज में, फिर पीरियड्स में, फिर उसको इपोक में समेटा गया है। ठीक है, और सबका एक फिक्स टाइम पीरियड है। ठीक है, जैसे कि शुरू से लेकर पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर मानव के आधुनिक मानव तक का जो सफर है जो इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कवर किया जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले समझने के लिए देखते हैं कि हम एक होता है कि प्रोटेरोजोइक, ये प्रोटेरोजोइक इयन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आज जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे 4.6 बिलियन वर्ष है, उससे लेकर के 57 करोड़ साल पहले तक का पृथ्वी का इतिहास देखा जाता है, जिसमें समुद्रों का निर्माण हुआ था। ठीक है, महासागरों का निर्माण हुआ था, महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। उस समय में क्या था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का उस समय जीवन नहीं था। कोई भी जो लाइफ जो एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पर उस टाइम कोई जीवन नहीं था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के मतलब कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे अगर जैसे 7/8 जो समय है ना, वो तो पृथ्वी का अभी तक ऐसे ही बीता। उसमें जितना भी अभी तक जो भी जीवन का अस्तित्व है ना, वो सिर्फ 1/8 पृथ्वी के इतिहास में आया, 1/8 भाग में ही अभी तक देखे हमने। ठीक है, इसके बाद हमने पृथ्वी को बांटा है एराज में कैसे बांटा है कि एक होता है ये पूरा जीवी यानी कि पैलियोजोइक एरा। ठीक है, इसमें बहुत सारे जैसे है पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, ये सब इसमें वापस पीरियड है। इसमें अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन इसमें इतना समझना है कि जैसे
पर्मियन क्या है, कार्बोनिफेरस क्या, यानी कि अपन जैसे भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ेंगे परमो कार्बोनिफेरस काल, तो उसमें क्या है कि जैसे उसका सीधा सा मतलब ये है कि आज से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर जैसे परमियन काल में 28 वर्ष पूर्व तक, 28 करोड़ वर्ष पहले तक, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल का मतलब है आज से 36 करोड़ वर्ष पहले से 40 करोड़ वर्ष पहले तक की जो पृथ्वी का इतिहास है उसमें, उस समय क्या था कि जैसे रेंगने वाले जीव थे जो, और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते थे, ठीक है। जीवन जो था खाली जो जल में था, पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, या थे भी तो बहुत माइक्रोबियल्स थे। उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती, एक फिर आता है मीसोजोइक एरा, यानी कि मध्यजीवी महाकल्प। उसमें अपन 3 पढ़ते, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक एरा, ठीक है। एक हमारा जैसे हम पढ़ेंगे आगे जुरासिक काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए, तो वो जुरासिक काल कब का है, तो 14.4 करोड़ से 20 करोड़ साल पहले का, जिसमें डायनासोर थे, ठीक है। और फिर डायनासोर खत्म हो गए, खत्म कब हुए, क्रिटेशियल काल में डायनासोर खत्म हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाए तो टर्शरी काल आया, टर्शरी काल आया, टर्शरी काल के बाद में चतुर्थ काल आया, ठीक है। और वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में ये चतुर्थ काल चल रहा है, और जिसमें आदि मानव से लेकर ह्यूमन तक के जो आपने आधुनिक मानव है वहां तक का हमने सफर तय किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन काल। अभी जो चल रहा है प्लीस्टोसीन काल के बाद में अभी जो चल रहा है वो है होलोसीन काल चला, ठीक है। ये है कुछ जो पृथ्वी का इतिहास है अपना, ठीक है। इसमें देखिए जैसे ये जैसे समुद्र में कुछ टाइप के जीव है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जीव बढ़ते हैं, फिर डायनासोर की उत्पत्ति होती है, फिर डायनासोर भी खत्म हो जाते हैं, फिर आते हैं स्तनपायी चूहे आते हैं, स्तनपाइयों के बाद में ह्यूमन आ जाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। ये पृथ्वी का इतिहास है, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज अपन पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। 33 सागर क्या है, ये चीज अपन पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमारी पृथ्वी क्या थी, सिर्फ और सिर्फ आज जैसे हमें जैसे लैंड फॉर्म दिखता है पृथ्वी वैसी नहीं थी। पहले कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महाद्वीप था पेंजा, और एक ही महासागर था पेंथालासा, ठीक है। तो पेंजा क्या हुआ कि धीरे धीरे 2 भागों में टूटने लगा, एक तो था लॉरेंशिया और एक था गोंडवाना लैंड, ठीक है। जैसे जैसे लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में क्या दूरी बढ़ती गई, ठीक है, इनके बीच का एक समुद्र अस्तित्व में आने लगा, जिसको बोलते हैं 33 सागर। क्या बोलते हैं, 33 सागर, ठीक है। इसी प्रकार जैसे और गोंडवाना लैंड के भी बहुत सारे टुकड़े होने लगे, ठीक है। इसमें देखिए ये वापस जो लॉरेंशिया था वह यूरेशिया में बढ़ गया, नॉर्थ अमेरिका में बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में गोंडवाना लैंड जो है वही भी अलग अलग भागों में बढ़ गया, जैसे ये अफ्रीका है, ये भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो अलग होती गई, और ये भी इनके बीच में क्या आ गया, 33 सागर, ठीक है, ठीक है। फिर जैसे जैसे भारतीय प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ने लगी, ये भारतीय प्लेट है, इस प्रकार यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ने लगी, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ रही है इंडियन प्लेट धीरे धीरे समय के साथ में। ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये समय के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे जो 33 सागर था उसकी जगह पे जमीन आने लगी, या 33 सागर पीछे हटने लगा, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा पश्चिमी मरुस्थल भी बना हुआ, ठीक है। इस प्रकार आज हमने थोड़ी सी ब्रीफ में जीटीएस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की चर्चा की। उसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है भौतिक प्रदेश राजस्थान के वो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो लैंडफॉर्म है भौतिक प्रदेश, यानी कि हमने लैंडफॉर्म को कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान की जो जमीन का जो प्रकार है, जो भूमि के प्रकार है, उसको हमने कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि जो राजस्थान के एकदम जो बीच में से होके अरावली पर्वतमाला जाती है, ठीक है, ये इन जिलों से क्या होगी, अरावली पर्वतमाला जाती है, ठीक है। इसके जो पश्चिम में क्या है, इसके जैसे पश्चिम में मरुस्थल है, ठीक है। इनके पश्चिम में जस्ट मरुस्थल है, उसके अरावली के इधर पूर्व में ये मैदान है, ठीक है, और इधर जो दक्षिण पूर्व में है हाड़ौती का पठार है, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे आज, ठीक है।
ये रहा राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश। ठीक है, हम देखते हैं कि जब सबसे पहले क्या हुआ था कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में एक बताने वाले एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि राजस्थान का भूगोल नाम की एक किताब थी 1968 में, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भूगोल के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने जो राजस्थान के जो स्थलाकृतियाँ है उनको उच्चावच और जलवायु के आधार पर 7 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश, ठीक है, चौथा है अरावली प्रदेश, और पांचवा पूर्वी कृषि प्रदेश, कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, और सातवां है चंबल के बीहड़। मैंने एक बार मैप में बता दूं आपको, ये राजस्थान का खाली मैप है, इसमें देखिए आप, एक तो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये बीच में से होकर अरावली जा रही है। ठीक है, अरावली प्रदेश, यह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बांटा है अर्ध शुष्क प्रदेश, यह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यह है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बांटा है नहरी प्रदेश, यानी कि जो अपने घग्गर बेसिन का इलाका है या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका, इसको बोलते हैं नहरी प्रदेश। उसके बाद में इन्होंने अरावली प्रदेश, उसके बाद पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, इधर वाला जो इलाका है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में, ये पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये चंबल के बीहड़ है, ये चंबल के बीहड़, ये दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा राजस्थान के लैंडफॉर्म को? 7 भागों में। ठीक है, लेकिन राजस्थान के जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है या वास्तविकता में राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, जो सर्वाधिक मान्य क्लासिफिकेशन है वो कौन सा, कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 मुख्य भागों में बांटा गया। ठीक है, एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, दूसरा है अरावली प्रदेश, ठीक है, एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, मैप में अपन देखते हैं, ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो आपको पीले कलर में दिख रहा है, ये बीच में अरावली प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर कहें अपन हाड़ौती का पठार। ठीक है, मुख्यतः राजस्थान को इन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये देखिए आप, राजस्थान का बृहद भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो 4 है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन चारों जो लैंडफॉर्म्स है या चारों भौगोलिक प्रदेश है, इनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी वापस 2 भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसमें पे देखिए, ये तो है अरावली। अरावली के बाद में अरावली के पश्चिम में पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है, और ये जो एक रेखा है, इस रेखा के इधर पश्चिम में, इसको तो माना गया शुष्क मरुस्थल, और इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। सॉरी, अर्ध शुष्क प्रदेश। इस पूरे रीजन को माना गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला रीजन, और इस रीजन को जो माना गया वह है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, इन दोनों को जो सेपरेट करता है वह है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये रेखा क्या है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जैसे हम सब जानते हैं कि राजस्थान में वेस्टर्न साइड में बारिश बहुत कम होती है, जैसे कि सब इलाके में यहाँ 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। धीरे धीरे इधर आगे बढ़ता है तो बारिश
के जो सेंटीमीटर्स है वो बढ़ते जाते हैं, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जब 25 सेंटीमीटर तक आते हैं ना, तब जो 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा, यानी कि जो जिन जिन स्थानों को ये मिलाती है, उसके जो पूर्वी साइड है वो तो है अर्ध शुष्क प्रदेश, और इसके पश्चिमी साइड है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये रहा, मैंने मैप बनाने की कोशिश की है कि ये राजस्थान का मैप है, ये अरावली है, इधर है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और ये है पठारी प्रदेश दक्षिण पूर्वी, और ये है पूर्वी मैदान। ठीक है, अब पश्चिमी मरुस्थल के बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ी सी इनकी जानकारी दे देता हूँ कि इनकी जो भौतिक प्रदेश है, इनकी सामान्य जानकारी हम लेते हैं कि इनका क्षेत्रफल और इनकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है कि राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 61.11% है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था। उसका 61% जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थलीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और उसमें राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि एक हिसाब से माना जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60% जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40%। और जो बाकी का जो बचा 40% जो क्षेत्रफल है, उस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान की 60% जनसंख्या है, यानी कि यहाँ पे मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं अपन अरावली। ठीक है, अरावली में 9% क्षेत्रफल है राजस्थान का टोटल अरावली में, और उसमें जनसंख्या कितनी है, 10%। ठीक है, तो याद रखने में भी सिंपल है, 9-10। ठीक है, उसके बाद में मैदान कितना, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 23.03% टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 23.03%। ठीक है, और उसके राजस्थान की जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 39%, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में हाड़ौती का पठार है, उस सेक्शन में 6.89% जो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 6.89%। ठीक है, और कितनी जनसंख्या, 11% जनसंख्या, यानी कि यहाँ पे भी जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल को हमने देखा कि दो भागों में बांटा, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, यानी कि और अर्ध शुष्क मरुस्थल का एक और नाम है बांगर प्रदेश। क्या, बांगर प्रदेश। ठीक है, मैप में देखते हैं अपन वापस एक बार और। ये रहा, ये तो है शुष्क मरुस्थल, ये है शुष्क मरुस्थल, और ये है अर्ध शुष्क। ठीक है, अर्ध शुष्क, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इनको सेपरेट करती है। ठीक है, तो 0 से 25 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होगी वो कौन सा क्षेत्र हो गया, शुष्क मरुस्थल। ठीक है, और अर्ध शुष्क कौन सा हो गया, 25 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, और जो शुष्क मरुस्थल है उससे वापस दो भागों में बांटा गया, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी कि जहां सैंड ड्यून्स है और जहां सैंड ड्यून्स नहीं है। बालू का स्तूप का मतलब होता है सैंड ड्यून्स। ठीक है, यानी कि रेत के दौरे, जहां रेत के दौरे है, ठीक है, यानी कि बालू का स्तूप है उसको तो बोला गया बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और जहां नहीं है उनको बोला गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल है या बांगर प्रदेश है, इसको भी वापस 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है लूनी बेसिन, ठीक है, दूसरा है नागौरी उच्च भूमि, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश, और चौथा है गग्गर बेसिन। ठीक है, इनको एक बार मैप में देखते हैं। ये रहा, इस मैप में अपन देखते हैं, ये तो हो गया शुष्क मैदान। ठीक है, ये हो गया अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क को वापस हमने कितने भागों में बांटा है, ये अर्ध शुष्क प्रदेश अपना, इसको हमने बांटा है 4 भागों में। ठीक है, तो यहां से ये जो कलर दिख रहा है ये है लूनी बेसिन, जो लूनी नदी का अफवा क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, लूनी बेसिन। ठीक है, ये है नागौरी उच्च भूमि, जो नागौर है उसके आसपास के जिलों में विस्तृत है। ठीक है, ये शेखावाटी प्रदेश जो कि है चूरू सीकर झुंझुनू में, और ये है गग्गर बेसिन, यानी कि जहाँ गग्गर का अफवाह है वो है श्री गंगानगर
और एक है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ। अब इनको भी अपन विस्तार रूप में देखेंगे, ठीक है। तो हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे थे, उसको हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क। इसको कौन 2 भागों में बांटता है? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ठीक है। अब फिर शुष्क मरुस्थल देखा, उसको 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसको 4 भागों में बांटा, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और घग्गर बेसिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। पश्चिम मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं और थार का मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था तैतीस सागर के स्थान पर। अभी मैंने बताया था आपको, जब मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि 33 सागर के बारे में बताया था। तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे बढ़ती गई तो 33 सागर का पानी पीछे हटता गया। तो अभी जो मरुस्थल है वो उसकी जगह पे पहले क्या हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि 33 सागर के स्थान पे कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। ये रटने की चीज नहीं है, काफी समझने की चीज है, ठीक है। उसके बाद में इसका निर्माण कब हुआ था? टर्शियरी और प्लीस्टोसिन काल में हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको जैसे जीटीएस नहीं बताता तो आप तो समझ ही नहीं आता टर्शियरी और प्लीस्टोसिन काल क्या है, ठीक है। एक बार मैं वापस इसमें बता देता हूँ। ये जो टर्शरी लिखा हुआ है ना, टर्शरी काल, इसमें और जो प्लीस्टोसिन काल है, जो क्वाटरनरी जो पीरियड है ना, इसका टर्शरी काल का लास्ट और क्वाटरनरी पीरियड का फर्स्ट में जो प्लीस्टोसिन काल है ना, उसमें जो हमारे मरुस्थल का निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी कि आज से कम कह सकते हैं कि हम मतलब जैसे 50 लाख साल पहले से, ठीक है, 1 करोड़ या 50 लाख साल पहले से या 20 लाख साल तक हमारे 20 लाख पूर्व साल तक हमारे मरुस्थल का निर्माण हुआ था, ठीक है। मरुस्थल का क्षेत्रफल टोटल जो अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है उसमें कितना है? राजस्थान में कितना क्षेत्रफल है मरुस्थल का? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल अभी हमने परसेंट में पढ़ा था, लगभग कितना है? 61.11% क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके थोड़े विस्तार के बारे में देखते हैं अपन। इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 किलोमीटर और ऊंचाई है इसकी 200 से 300 मीटर, ठीक है। इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कैसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? मैप में देखते हैं एक बार हम। ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें देखते हैं जैसे ये है अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अरावली से अपन सब जानते हैं कि अजमेर से एक नदी निकलती है नागपाड़ से, वो है लूनी नदी, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में बहती है। अपन जब भी देखते हैं कि ढाल कैसे निकालते हैं किसी दिन में, तो निकालते हैं किसी भी प्लेन का, तो हम देखते हैं कि नदी किस दिशा में बह रही है। भाई सीधी सी बात है कि जैसे जो जगह ऊंची होगी, ठीक है, और जो जगह नीचे होगी उसी दिशा में नदी बहेगी। तो नदी जैसे ये जो है वो इस दिशा में बह रही है, लूनी नदी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये दिशा है उत्तर पूर्व, ठीक है, और ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो ये डायरेक्शन हमको मिलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। तो उसके ढाल किधर है, यानी इसका स्लोप किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर लंबाई है, 300 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है पश्चिम मरुस्थल की, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। और 200 से 300 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। और हाइट जो है ये हम समुद्र तल से मापते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूं यहां तक का, ठीक है। हमने देखा था कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भूगोल को क्लासिफाई किया था और उसमें 7 भौतिक प्रदेश बताया था। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, एक नहरी प्रदेश श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है, एक अरावली प्रदेश, फिर पूर्व की ओर पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश जो कि हाड़ौती में है, और चंबल का बिहाड़ प्रदेश, ठीक है। लेकिन राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उसको ब्रॉडर रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक है पूर्वी मेंदरी प्रदेश और एक है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको वापस 2 भागों में बांटा गया हमने, शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है।
एक हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि भाई मरुस्थल और जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात क्या है इसमें। तो मरुस्थल में जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11% क्षेत्रफल, ठीक है। जनसंख्या कितनी है, 40% जनसंख्या मरुस्थल पे निवास करती है। और अरावली में का क्षेत्रफल कितना है, तो 9%, जनसंख्या कितनी है तो 10%, ठीक है। मैदान कितना, मैदानों में क्षेत्रफल, मैदानों का क्षेत्रफल कितना है तो 23%, लगभग 39% ये जनसंख्या, ठीक है। और हाड़ौती में कितनी है, हाड़ौती का क्षेत्रफल है लगभग 7%, 6.89, और जनसंख्या कितनी निवास करती है 11%, ठीक है। अब हम पश्चिम मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, शुष्क मरुस्थल, और 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क मरुस्थल को दो भागों में, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। अर्धशुष्क को भी 4 भागों में बांटा, लूनी, नागौरी, शेखावटी और घग्गर बेसिन, ठीक है। अब हम पश्चिम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय मरुस्थल इसको कहा जाता है, और थार का मरुस्थल भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किस जगह पे हुआ था, 33 सागर के पीछे हटने से हुआ था, 33 सागर के स्थान पे हुआ था, ठीक है। आज भी जो कई सारी लवणीय जिले है, जो इसकी मिट्टी में सैलिनिटी है, वो भी 33 सागर का अवशेष मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था, टर्शरी और प्लिस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि 61.11% के लगभग बैठता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी इसकी लंबाई कितनी है, तो 640 किलोमीटर की एवरेज लंबाई है इसकी, और चौड़ाई कितनी है तो 300 किलोमीटर की एक एवरेज चौड़ाई है, यानी कि सब कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक औसत चौड़ाई है। उसके बाद में ऊंचाई कितनी है तो 200 से 300 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। ढाल भी हमने देखी थी, लूनी नदी को रेफरेंस पे लेकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब हम वापस देखते हैं, जो अब अभी तक हमने क्या देखा था कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 2, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खाली शुष्क मरुस्थल, ठीक है। जैसे ये टोटल पश्चिम मरुस्थल था, उस पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। आज की क्लास में हम केवल शुष्क मरुस्थल पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं शुष्क को कितने भागों में बांटेगा, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से शुष्क जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में हमने बांटा है। पहला है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। मुक्त क्षेत्र का मतलब जहां पे कि सैंड ड्यून्स नहीं है, ठीक है, जहां पे सैंड ड्यून्स नहीं है, यानी रेत के दौरे नहीं है, ठीक है, यानी जो पथरीला मरुस्थल है वो, ठीक है। जो ओवरऑल जो शुष्क मरुस्थल है उसका कितना परसेंट भाग है, 40 से 41% क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ठीक है। ये लगभग 58% है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र मतलब 58% है, ठीक है, शुष्क मरुस्थल का। अब हम पढ़ते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है, जहां पे बालू का स्तूप नहीं है, यानी कि सैंड ड्यून्स नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या बालू का स्तूपों का अभाव है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और परतदार चट्टानें, अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ तक विस्तृत है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी, ठीक है। जैसलमेर में रामगढ़, लोधरवा और पोखरण, ठीक है, ये जो कुछ एक इलाके हैं इसमें क्या पाया जाता है, जो बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा रॉकी टाइप है, रॉकी टाइप का मतलब चट्टानी इलाका कहते हैं इसको, चट्टानी इलाका जहाँ पे बस दौरे नहीं है, रेत के दौरे ज्यादा नहीं है, ठीक है, रेत के दौरे नहीं है, ज्यादा नहीं है, और चट्टानी इलाका कहते हैं, इसको पथरीला मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है, पथरीला मरुस्थल, ठीक है। आपको याद सिर्फ इतना सा करना है ये कहाँ का है, तो भाई जैसलमेर में है थोड़ा बहुत, जैसे जैसलमेर में रामगढ़, लोधरवा और पोखरण, ये याद रखने की चीज है। एक बाड़मेर में आंशिक रूप से है, फलोदी में भी आंशिक रूप से, ठीक है। और बाड़मेर जैसलमेर को क्या कहते हैं, चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और जो पथरीला मरुस्थल है इसको हम्मादा कहा जाता है, ठीक है। हम्मादा वैसे साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल है जो पथरीला मरुस्थल है, उसको हम्मादा कहते हैं। तो उसी प्रकार का लैंड फॉर्म है ना राजस्थान में अपने पथरीला मरुस्थल का, उसको भी हम्मादा कहते हैं अपन, ठीक है।
इसको मैं वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ। अपन पढ़ रहे थे शुष्क प्रदेश को दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बालू का स्तूपों का अभाव है। ठीक है, और अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इनका विस्तार कहाँ का है तो रामगढ़, लोधरवा और पोखरण, 2-3 चीजें याद रखने की। ठीक है, उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भाग भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में इसको कहते हैं पथरीला मरुस्थल है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं, हम्मादा भी कहते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ की संरचना कैसी है तो रॉकी यहाँ की संरचना। ठीक है, यानी कि ये चट्टानी भाग है। ठीक है, बस इसके बाद में अपन पढ़ते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, अभी हमने मुक्त क्षेत्र पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, जहां पे मतलब कि सैंड ड्यून्स है। ठीक है, राजस्थान में ये लगभग 58% के 58% का क्षेत्र रखता है टोटल शुष्क जो मरुस्थल है उसमें। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं। सैंड ड्यून्स बनते हैं जैसे हवाएं चलती है, पवनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है। ठीक है, पवनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, जैसे वायु के द्वारा अपर्दन होता है, रेत एक स्थान से दूसरे स्थान बह के चली जाती है। ठीक है, उड़ के जाती है, फिर वापस वो कहीं डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, और सैंड ड्यून्स का और ये क्या कर लेता है, रेतीला मरुस्थल। ऑब्वियस सी बात है कि सैंड होती है तो उसको रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ जैसे रेत के धोरे जैसे बनते हैं जो इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनकी एक स्टडी करते हैं कि सैंड ड्यून्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ देखते हैं, ब्रीफ तरीके से देखते हैं। पहले हम सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई। एक प्रकार सैंड ड्यून्स का हम पढ़ते हैं बरखान। ठीक है, एक पढ़ते हैं लीनियर या रेखीय बालू का स्तूप। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे पैराबोलिक, और एक पढ़ेंगे शब्र काफिस, और एक पढ़ेंगे सीफ। ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम तारानुमा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम बरखान से। बरखान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब अधिकतर क्वेश्चन भी बरखान से ही आते हैं। बरखान क्या होते हैं, बरखान जैसे अपन देखते हैं कि बरखान जैसे मिट्टी का निक्षेपण कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। अर्धचंद्राकार कैसे होता है, जैसे ये और इस डायरेक्शन से पवनें आती है, इस डायरेक्शन से पवन आती है और ऐसे मिट्टी का निक्षेपण होता है। ठीक है, इसमें को मैं आपको फोटोज में समझाता हूँ, मैंने डाउनलोड किए थे इसके बहुत सारे फोटो। ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है। जैसे कि इसमें देखिए विंड इस दिशा में चल रही है। ठीक है, और ये इस दिशा में, इसी दिशा में क्या बढ़ रहा है, ये सैंड ड्यून्स बन रहा है। लेकिन इसका डिपोजिशन कैसा है, देखो ऐसे अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चांद की तरह इसका डिपोजिशन। ठीक है, ये रहा बरखान। बरखान का मिट्टी का निक्षेपण कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, एक जो पवन की और इसकी उत्तल ढाल होती है, एक तो दो ढालें होती है इसके, उत्तल और एक अवतल। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण होता है, वैसे ही दो ढाल होती है। ठीक है, जैसे ये ढाल, ये वाली इसकी, ये वाले ढाल तो है उत्तल ढाल और ये वाली ढाल है अवतल ढाल। ठीक है, तो जिस ओर से पवन आ रही है, इस ओर से पवन आ रही है, यानी इस दिशा में कौन सी ढाल है इसकी, उत्तल ढाल। ठीक है, ये बस यही कहना चाह रहा है नोट्स में लिखा हुआ, जो पवन की ओर कौन सी उत्तल ढाल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं और 100 से 200 मीटर तक इनकी चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, बरखान की। ठीक है, बरखान कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक स्पेसिफिक एक गाँव है भालेरी गांव जो कि चूरू में है। ठीक है, उसके बाद शेखावटी प्रदेश में बरखान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, शेखावटी प्रदेश में बरखान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एक तो शेखावटी में और एक है इंपॉर्टेंट है भालेरी गांव चूरू। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस एग्जाम में। ये रहा, ये बरखान। ठीक है, जो कि इस दिशा में विंड मूव करती है और ये अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार होता है।
ठीक है। और जो बरखान जो होता है वो काफ़ी मूवेबल होता है, यानी कि सर्वाधिक गतिशील बहुत होता है, यानी ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, ठीक है। तो जिससे अधिक मरुस्थलीकरण भी सबसे ज़्यादा बरखान से ही होता है, ठीक है। अब हम दूसरा बालू का स्तूप पढ़ते हैं, रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो निक्षेपण होता है वो पवन की दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो ये तो हो गया मिट्टी का निक्षेपण, ठीक है, और इसी के समानांतर ये चल रही है हवाएं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ। ये देखिए आप, ये वाला जो सैंड ड्यून्स है ना, इसमें देखिए जो ये देखिए, ये तो जो हो गया, ये हो गया मिट्टी का निक्षेपण, और इसी डायरेक्शन में क्या चल रही है, हवाएं चल रही है, देखो ये, इसको बोलते हैं रेखीय या लीनियर सैंड ड्यून्स है, रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है। एक है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है, ट्रांसवर्स बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी का निक्षेपण है और पवन की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होती है, ठीक है, यानी कि समकोण पे होती है, ठीक है। जैसे मिट्टी ऐसे डिपोजिशन होगी, ठीक है, और विंड इधर से आएगी, ठीक है। मैं इसका फोटो बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें देखिए पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जो होता है पवन की दिशा के समकोण पर होता है, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, बीकानेर में है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और शेखावटी में है, ठीक है। और ये सर्वाधिक स्थिर है। और बरखान देखा था, बरखान क्या है, एक सर्वाधिक मूवेबल थे, ठीक है, और अनुप्रस्थ क्या है, सर्वाधिक स्थिर है, ठीक है। ये रेखी का प्रकार है, ठीक है। ये विंड का डिपोजिशन है और इसी डायरेक्शन में ये आ रही है, ठीक है, विंड आ रही है और ये मिट्टी का डिपोजिशन, ठीक है। ये ट्रांसवर्स ड्यून्स है, यानी कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसमें देखिए आपकी जो मिट्टी का डिपोजिशन है वो, और जो पवन की दिशा है, जैसे ये पवन की दिशा है, और मिट्टी का डिपोजिशन ये देखो, ये आप, ये थोड़ा पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको देखो कि ये दोनों एक दूसरे के समकोण है, ठीक है। इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। ये तो ये हो गया, ये होगी विंड की डायरेक्शन, और ये हो गया इनकी मिट्टी का डिपोजिशन, ठीक है। और कोई अच्छी पिक्चर नहीं है इसकी, ये देखो, एक ये है, इधर विंड जा रही है और इधर ये इस डायरेक्शन में जो मिट्टी का निक्षेपण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ के बाद में पढ़ते हैं अनुप्रस्थ, जो सर्वाधिक स्थिर थे और पवन के 90 डिग्री पर मिट्टी का निक्षेपण होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पैराबोलिक, ठीक है। हमने बरखान के बारे में पढ़ा था। बरखान जैसे ये अर्धचंद्राकार थे बरखान, और इसमें इस डायरेक्शन से विंड आ रही थी। और जो पैराबोलिक जो होते हैं उनकी भी शेप लगभग ऐसी होती है, लेकिन उसमें विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, पवनों की दिशा चेंज होती है। कैसे होती है, जैसे ये पैराबोलिक है, और जैसे उसमें क्या आता है, इस दिशा में पवन आती है, ठीक है। लेकिन बरखान में क्या है, इस दिशा में पवन आते हैं, ठीक है, और पैराबोलिक में इस दिशा में, ठीक है। ये है पैराबोलिक, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फोटो में बता देता हूँ कहीं वो तो, हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ी इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन ये इमेजिन कीजिए आप, ये तो है बरखान जिसमें इधर से विंड आ रही है ये, और ये देखिए आप, ये जो डिपोजिशन हो रहा है, ये वाला ये है पैराबोलिक, ठीक है। बरखान की विपरीत दिशा में इसमें पवन आती है, ठीक है। ये बरखान के विपरीत होते हैं, और ये लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं, पैराबोलिक ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं
श्रब काफिज, ठीक है। श्रब काफिज के कौन से सैंड ड्यून्स होते हैं? जो छोटी छोटी झाड़ियों के पास में बनते हैं, ठीक है। और झाड़ियों के पास में जो बनते हैं उनको नेबका भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक टर्म याद रखने की है, नेबका। जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उसमें उसके पास में बनने वाले कौन से जो होते हैं? ये होते हैं श्रब काफिज, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपको छोटी छोटी झाड़ियाँ दिख रही है और इसके पास में जो ये डिपोजिशन हो गया है, ठीक है, मिट्टी का, इसको बोलते हैं श्रब काफिज, ठीक है। एक है सीफ, ठीक है। सीफ अपन पढ़ते हैं कि जो बरखान जो होता है ना, बरखान में क्या होता है कि जब पवन की दिशा चेंज हो जाती है तो बरखान की एक भुजा आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि बरखान कैसा था? ये ऐसा कुछ बरखान था, ठीक है। इसमें ऐसे आता, ठीक है, विंड ऐसे आ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि विंड ऐसे आ रही थी, लेकिन जो विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। पहले ऐसे आ रही थी तो अब ऐसे हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक भुजा फिर ऐसे ऐसे पवन आती है तो ऐसे एक भुजा इसके आगे बढ़ जाती है, जैसे इसमें फोटो में बताया गया है। पहले जो पवन थी वो इस तरीके से आ रही थी, अब इस तरीके से आ रही, तो जो बरखान के आगे बढ़ने की दिशा ये हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीफ, ठीक है। इसमें फोटो में कहीं हो तो मैं क्लियर बताता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको? पहले नॉर्मल ऐसे विंड जा रही थी, तो विंड की जैसे डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये फिर इस दिशा में आगे बढ़ता जाता, ठीक है। एक दिशा में आगे बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं सीफ, ठीक है। एक है नेटवर्क बालू का स्तूप, ठीक है। बहुत सारे जो सैंड ड्यून्स होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। ये भी लगभग सभी मैदानी जिलों, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है। तारानुमा का मतलब होता है स्टार टाइप, ठीक है। एक स्टार के जैसे होते हैं, ठीक है। स्टार के जैसे कैसे होते हैं? इसमें कहीं फोटो हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये होते हैं तारानुमा, ठीक है। ये इसका ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ये देखिए, ये इसकी बहुत सारी भुजाएं होती है। ये देखिए, ये कम से 3 4 से ज़्यादा ही भुजाएं होती है, ठीक है। बराबर, ये अनियमित हवाओं के कारण होता है और 3 या 4 से अधिक भुजाएं होती है, ठीक है। एक इसमें जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़ में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मैं एक बार वापस आपको ब्रीफ रिवीजन करा देता हूँ इसका। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे, उसमें हम भौतिक प्रदेशों में हमने प्रोफेसर वीसी मिश्रा का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद में हमने देखा था बृहद भौगोलिक प्रदेश, कितने भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है? 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में है अरावली प्रदेश और उसके बाद में है अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। पश्चिम मरुस्थल को वापस 2 भागों में बांटा था हमने, शुष्क और अर्धशुष्क में, ठीक है। मरुस्थल की सामान्य जानकारी हमने देखी थी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11% क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 40%, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? एक तो शुष्क और एक है अर्धशुष्क, ठीक है। शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क में जो 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाला भाग और 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला भाग अर्धशुष्क प्रदेश में आता है, ठीक है। शुष्क को हमने वापस 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। और अर्धशुष्क को 4 भागों में, ठीक है। उसके बाद में है पश्चिम जो मरुस्थल है उसको भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। निर्माण कब हुआ, किसके स्थान पे हुआ था? तैतीस सागर के स्थान पे हुआ था। टर्शियर और प्लीस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर और इसकी जो ऊंचाई है 200 से 300 मीटर, ठीक है। ढाल इसके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से वापस 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है। पहला बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पढ़ते हैं अपन, तो इसमें क्या है? सैंड ड्यून्स नहीं है, ठीक है। अवसादी परतदार चट्टाने हैं। कहाँ है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी में, जैसलमेर में रामगढ़, लोधरुवा और पोखरण आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे पथरीला मरुस्थल भी है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? हम्मादा भी कहते हैं, ठीक है।
एक है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पड़ते हैं, ठीक है अपन। ये लगभग कितना है, शुष्क मरुस्थल का 58% भाग है, और इस 58% भाग में क्या है कि सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेतीला मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। और बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं। पहला है बालू का स्तूप बरखान, ठीक है। बरखान क्या होता है कि इसमें मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार रूप में होता है, और पवन की ओर में कौन सी डाल होती है, उत्तल डाल होती है। 10 से 20 मीटर चौड़े होते हैं और 100 से 200 मीटर के 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हो और 100 से 200 मीटर चौड़े होता है, ठीक है। विस्तार कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है। एक पालेरी गांव चूरू और शेखावटी प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। एक ये भी है कि सर्वाधिक गतिशील होता है, अधिक मरुस्थलीकरण भी यही करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था लीनियर। क्या पढ़ा था, लीनियर। लीनियर कहाँ पाए जाते हैं, लीनियर पाए जाते हैं जैसलमेर में सर्वाधिक है, और इनकी मिट्टी का निक्षेपण कैसा होता है, जो पवन की दिशा के समानांतरी होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक पढ़े थे अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुप्रस्थ हमने पढ़े थे, उसमें जो मिट्टी का निक्षेपण होता है वो पवन की दिशा के समकोण पर होता है, ठीक है। ये भी लगभग मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में पैराबोलिक। पैराबोलिक भी बरखान जैसे होते हैं, लेकिन इसमें जो हवाओं की दिशा होती है अलग होती है। बरखान में हवाओं की दिशा ऐसे होती है, लेकिन पैराबोलिक में हवाओं की दिशा ऐसे होती है, ठीक है। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं और लगभग सभी जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। एक है शब्रकापी, जो कि झाड़ियों के पास में बन जाते हैं, ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, नेबका भी बोलते हैं, ठीक है। एक है सीफ। सीफ क्या है, जैसे बरखान था, और बरखान में जो विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये बरखान है, और बरखान में क्या हो गया, विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऐसे थी और अभी ऐसे हो गई, तो सीफ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप जुड़ जाते हैं आपस में, वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप, ठीक है। एक है तारानुमा स्टार टाइप, ठीक है, ये रहे तारानुमा स्टार टाइप, ठीक है। इसी प्रकार आज की हमारी क्लास पूरी होती है। आप सभी को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल्स लक्ष्य क्लासेस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।